अब यहां देखिए, द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कई लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम लोग ऐसे बांटते हैं। पहला हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा हो गया 2 डिग्री यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा हो गया 3 डिग्री यानी टर्शियरी स्ट्रक्चर। और चौथा हो गया 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, पर ऐसा है नहीं, इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए, हम लोग 20 तरह के अमीनो एसिड्स देखे, उनको क्लासिफाई भी किए एल एंड डी फॉर्म में। और एल एंड डी फॉर्म में क्लासिफाई करने का तरीका बताए हैं कि अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन राइट साइड में रह गया, ये हो जाएगा एल अमीनो एसिड। जो नेचर में पाए जाने वाले 20 अमीनो एसिड में ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर NH2 चला गया राइट साइड में, हाइड्रोजन आ गया लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा डी अमीनो एसिड, जो कि गिने चुने बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के स्पीसीज में पाए जाते हैं, उनके सेल वॉल में, ठीक है। बस वही वो पाए जाते हैं, और कहीं पे भी हार्डली इनके लोकेशंस हैं, शायद ही पाए जाते हो। पर बैक्टीरिया में, खासकर आर्किया में, आर्किया के सेल वॉल में ये डी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसीलिए कई बार वो बड़े नोटोरियस हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट में अटैक करना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनके सेल वॉल को ब्रेक करना बहुत टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि उसमें एल नहीं डी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिससे वो इम्यूनिटी शो कर लेना, ठीक है। एनीवे, तो कहने का मतलब है हम लोग को 2-3 अमीनो एसिड लिख के उनके बीच में चेन फॉर्म करना है, और दैट चेन विल गिव अस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, ठीक है। दिस इज सो सिंपल। तो अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब अमीनो एसिड का जो चेन बनेगा आपस में जुड़ने से, वही प्रोटीन का पहला लेवल का स्ट्रक्चर बनेगा, उसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, it is formed by the chain formation by amino acids। अमीनो एसिड द्वारा चेन बनाने से जो स्ट्रक्चर उत्पन्न होगा, उसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक अमीनो एसिड है, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, आप समझ ही पा रहे होंगे। क्या क्या लिए हैं? ये हो गया ग्लाइसिन GLY, ये ले लिए हैं एलानिन ALA, और ये ले लिए हैं PHE फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब देखिए, अगल बगल खड़े हैं
इसको अगर थोड़ा रिजॉल्व करें तो देखिए तो C डबल बॉन्ड OH लिखा जा सकता है, और ये अगर NH2 है, इसको रिजॉल्व करें तो नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इन द सेम वे इसको हम लोग C डबल बॉन्ड OH और इस NH2 को नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन ऐसे ऐसे बिखरा दें, ठीक है। दिस इज फॉर ए पर्पस, एक खास काम के लिए ऐसा किया गया। देखिए तो OH और H आसपास आ गया, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल सकता है। कंडेंसेशन कहते हैं इस तरह के रिएक्शन को जिसमें दो ग्रुप, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाता है। तो यहां पे भी देखिए तो OH और H आपस में एक मॉलिक्यूल वाटर बन के निकल सकता है। तो इसके वजह से रिजल्ट क्या होगा, देखिए तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो इधर NH2, यहां सेंटर में तो कट पॉइंट पे कार्बन बैठा हुआ है, ऊपर में कौन गया, हाइड्रोजन, नीचे में कौन गया, हाइड्रोजन। यहां क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, और इधर देखिए तो इससे जो बॉन्ड खाली हुआ, इससे जो बॉन्ड खाली हुआ आपस में अगर शेक हैंड करेगा तो NH हो जाएगा CONH, एक नया बॉन्ड बना, यहां हाइड्रोजन, यहां CH3, यहां C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन, इधर CH2 COH, है ना। तो एक नया बॉन्ड बना CONH, CONH, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा, मतलब ये मिलता जुलता है किसी साइड चेन से, या ऐसे कह लीजिए फंक्शनल ग्रुप से। CONH2, CONH2 रहता है तो एमाइड लिंकेज, एमाइड बॉन्ड कहलाता है, मतलब एमाइड ग्रुप कहलाता है। यहां CONH है तो एमाइड ना करके इसे पेप्टाइड कहा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को जोड़ रहा है, इसीलिए पेप्टाइड बॉन्ड। पर एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें एक डबल बॉन्ड और यहां नाइट्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है। ये तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो रेजोनेंस जानते ही होंगे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम सेम रहेगा, सिर्फ बॉन्ड के पोजीशंस अगर चेंज हो जाए, या आप ऐसे कहें केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शिफ्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द कार्बन, विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द एटम्स, बिना एटम के पोजीशन को चेंज किए हुए अगर का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो और नया स्ट्रक्चर मिलने लगे, तो इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन चूंकि सेम है इसलिए एटम वही है, मॉलिक्यूल वही है, लेकिन बॉन्ड चेंज होने से उसका अलग स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है, और इस तरीके से होने को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस रिमार्केबली मिलता है किसमें, तो बेंजीन में, जिस वजह से उसका इंटरनल एनर्जी ज्यादा होता है जितना ऑब्जर्व होता है। मतलब 3 डबल बॉन्ड होने के कारण उसको ब्रेक करने में जितना एनर्जी देना चाहिए, जितना लेना चाहिए उन बॉन्ड्स को, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है उसको ब्रेक करने के लिए। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, कैलकुलेटेड एनर्जी से ज्यादा आ गया, जो वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहते हैं उसका रेजोनेंस एनर्जी, जो कि उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए बेंजीन 3 डबल बॉन्ड ट्राई इन होने के बावजूद वो किसी कंपैरेटिव ट्राई इन से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। द रीजन इज रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पे भी जब रेजोनेंस एनर्जी आएगा तो इसका बॉन्ड का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और इसी वजह से क्या होता है
लंबे लंबे प्रोटीन के चेन, अमीनो एसिड के चेन प्रोटीन में पाए जाते हैं, क्योंकि इस बॉन्ड की क्षमता जितनी होनी चाहिए उससे एक्चुअली में अधिक होती है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये शो कर सकता है रेजोनेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पर इतना बता के रखें, चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो मान लेते हैं अगर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना रहा तो इस डबल बॉन्ड को अगर इस पे शिफ्ट करें, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अगर शिफ्ट हो जाए ऑक्सीजन की तरफ, तो यहां क्या जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका शेयरिंग में एक कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का भी है, तो अगर वापस लेता है ऑक्सीजन तो अपना ले लिया, पर कार्बन का भी अगर लेके चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने लॉस कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, बीच में डबल बॉन्ड, एक नया स्ट्रक्चर पैदा हो गया। दिस इज रेजोनेंस। इमेजिन कर पा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं, जैसे है ना, ऐसे इस तरीके से इसने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, है ना, और यहां ऑलरेडी लोन पेयर है, तो नतीजा क्या होगा, देखिए तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा, और नाइट्रोजन का यहां लोन पेयर है, हाइड्रोजन जुड़ा है, ये लोन पेयर इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये कैसा बनाएगा, कार्बन यहां ऑक्सीजन माइनस चार्ज, ये कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन, और इसके साथ और एक तो है ही, है ना, 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 और एक 3 बॉन्ड है, 1 2 और एक 3 है, 1 2 1 3, ये वाला इधर है, नीचे है मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए तो इसने इसके साथ बॉन्डिंग किया, तो पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। पहले कैसा था, CO कहां गया, CONH, अभी भी देखिए तो CONH ही है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स को चेंज नहीं किया गया, पर बॉन्ड्स C के साथ डबल बॉन्डेड O है, यहां C के साथ सिंगल बॉन्डेड O है, यहां नाइट्रोजन और कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, यहां नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्डेड है, बॉन्ड चेंज हुए, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर बदल गया, फिर ये वापस इसमें आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर अपना ये खींचेगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर बॉन्ड बनेगा, ये वापस पुनर्भूषी को भव हो जाएगा, अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा। इस तरीके से ये लगातार ऑसिलेट करता रह सकता है, और यही ऑसिलेशन अलग अलग स्ट्रक्चर में जाने का इसका रिलेटिव एनर्जी या इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। और इस तरीके से ये पेप्टाइड लिंकेज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जो कि प्रोटीन के लंबे स्ट्रक्चर्स को, लंबे लंबे अमीनो एसिड के चेन्स को होल्ड करने में सक्सेसफुल होता है। समझ में आया, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड्स, ये सॉरी प्रोटीन्स मेड बाय द चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप सिर्फ इसको लिखिए, इतना डिटेल करने का जरूरत नहीं, पर जानकारी के लिए रखिए, यहां आपको बोल देंगे एक लाइन कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसीलिए क्या होंगे, ये स्टेबल बॉन्ड होते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो लिखिए, यहां तक नोट कीजिए। लिखिए, द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अच्छा यहां हम लोग किसको किसको जोड़े हैं, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, और ये रहा,
3 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं, है ना। तो 3 अमीनो एसिड जुड़े, कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना? 2, है ना। पर कितने अमीनो एसिड जोड़े गए? 3। ये कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, जितने अमीनो एसिड जोड़े जाएंगे उतना नाम पड़ेगा पेप्टाइड के साथ। तो 3 अमीनो एसिड जोड़े गए, ट्राइपेप्टाइड है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर 1 घटा दिया जाए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे शुगर में करते थे। तो इन प्राइमरी स्ट्रक्चर लिखिए, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, in primary structure of proteins of 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 proteins, the stabilizing stabilizing the stabilizing force is the, or binding force is the, stabilizing force is the, or binding force is the peptide bond, is the peptide bond formed by condensation reaction. ये वाटर एलिमिनेट हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन, formed by condensation reaction, full stop. It is a strong bond, it is a strong bond, and so it is a strong bond, and so it can, it is a strong bond, and so it can hold a large number of amino acids together. It can hold a large number of amino acids together. Large number of amino acids together in the primary structure. In the primary structure of proteins. The above given example is a tripeptide, PPTID is a tripeptide with, the above given example is a tripeptide with two peptide bonds. Tripeptide with two peptide bonds. अब आइए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ट्वेल्थ के जिस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, ये पेप्टाइड बॉन्ड इंपॉर्टेंट था। ये जो बना, इसको बनाने के लिए जितना मेहनत पड़ता है एक सेल के अंदर, उसमें इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम, mRNA एटसेट्रा। तो उस समय ये जो बॉन्ड बना, दो पेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, ये चीज वहां पे विजुअलाइज हो, इसीलिए ये बॉन्ड बनाना जरूरी यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो सब आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जरूरत पड़े, हर चीज का। और जिसका कम जरूरत है उसको शॉर्ट पे हम लोग निपटा रहे हैं। अब देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एक चीज सोचिए, मान लेते हैं ये हमारे पास लंबा सा एक धागा होता, ठीक है, और ऐसे रख के हवा में लहराया और ये आपस में ऐसे मुड़ गया, होता है ना।
तो जो स्ट्रेट चेन लॉन्ग चेन्स होते हैं वो मुड़ते हैं, और उसके बाद इसको खींचने का कोशिश कीजिएगा, उतने आसानी से नहीं टूटेगा जितने आसानी से ये सिंगल धागा रहता तो खींचते टूट जाता। ऐसा देखा है ना, ये जब उलझ जाता है आपस में और उसके बाद खींचने की कोशिश कीजिए, आसानी से टूटता है क्या? नहीं टूटता। तो ये जो उलझा, इस उलझने के कारण उसके अंदर में कुछ स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर्स बने। ठीक उसी तरह का स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बनता है। ये होते हैं मुख्यतः दो तरह के। इट इज mainly of two types with one another making three types। ऐसे तो दो मेन होते हैं, पर एक और होता है, उसको मिलाकर कुल तीन तरह के हम लोग के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला कहलाता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा PLEATED बीटा प्लेटेड शीट, और तीसरा है बीटा टर्न। ठीक है, अब अल्फा हेलिक्स देखिए। मान लीजिए ये सिंगल चेन है पॉलीपेप्टाइड का, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आ गए, पॉलीपेप्टाइड हो गया। ठीक है, जनरली क्या होता है, 10 या 10 से अधिक अमीनो एसिड्स अगर आते हैं चेन में तो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, राइट। तो एक सिंगल चेन है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस तरीके से रह सकता है स्प्रिंग टाइप, कहीं पे भी कोई गांठ नहीं, ठीक है। पर इस शेप में आने के बाद इसको ना स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लगते हैं। देखिए तो CONH बनाए थे, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है हाईली पोलर है। आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के क्राइटेरिया को याद कीजिए, क्या होता है, अगर हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता हो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो, तो वैसे में वो बॉन्ड इतना पोलर हो जाता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एटम होता है, उस पर आ जाता है। और इसमें आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ये तीन आते हैं। तो ये डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना। अब देखिए तो आसपास में अगर ऑक्सीजन ऐसे रहे तो इससे ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट होगा, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जब मुड़ेगा ऐसे, ये वाला, आपको नहीं लगता है CONH जो है, देख रहे थे ऑक्सीजन, CO का ऑक्सीजन अबव द प्लेन, तो NH का हाइड्रोजन बिलो द प्लेन जा रहा है। उसी तरह पलट के अगर ऑक्सीजन CO का बिलो द प्लेन जाए तो NH हाइड्रोजन जो है वो अबव द प्लेन जा रहा है। तो ऑल्टरनेट रहता है, अगर ऑक्सीजन ऊपर गया हाइड्रोजन नीचे, अगर हाइड्रोजन नीचे गया तो ऑक्सीजन ऊपर, इस तरह से ऑल्टरनेट करता है। तो जब ये घूमेगा तो ऐसा नहीं लगता है कि थोड़े से दूर वाला CO का ऑक्सीजन अभी वाले NH के हाइड्रोजन के नजदीक आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। और ऐसा होता है इसीलिए ये वाला ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है।
तो कहते क्या है, अगर इसको फर्स्ट एमिनो एसिड माने तो ऐसे करके जब आएंगे यहां पे पड़ेगा फोर्थ अमीनो एसिड, तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है, प्रत्येक फर्स्ट और फोर्थ के बीच में। मतलब यहां से अगर काउंट किए 1 2 3 4, फिर यहां से काउंट किए अगर तो 1 2 3 4, इस तरह से करते करते क्या होता है, ऊपर और नीचे के अमीनो एसिड्स जो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं। तो आप सोचिए, एक स्प्रिंग बना, स्प्रिंग के दोनों किनारे में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, स्प्रिंग को खींचिएगा तो आसानी से छूटना चाहेगा? नहीं छूटना चाहेगा, वो ऐसे ही पोजीशन पे रहना चाहेगा। इस तरीके से क्या होता है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर इसमें अराइव होता है, और यही प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, ये हेलिकल बना, ऐसे ऐसे गोल घूमते हुए नीचे की ओर उतर रहा है, इसीलिए इसे अल्फा हेलिक्स कह रहे हैं। हम मतलब एक रफ आइडिया दे रहे हैं, अगर हम ऐसे गिने तो पहला और चौथा ऐसे आएगा, फिर बगल वाले से गिनेगा तो 1 2, नहीं कैसे जा रहा है, ऐसे जाएगा 1 2 3, लगभग वैसे ही आएगा। नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में बढ़ता है, मतलब जहां आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना है, वहां से जिसके साथ बन रहा है उसको गिनेगा तो चौथा आता है। इसको फिर फर्स्ट गिन लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे। फिर इसको फर्स्ट गिन लेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर इसको फर्स्ट गिन लेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से करते करते इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता जाता है। मतलब जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, भाई ऐसे सोचिए, अगर इसके पास ऐसे CONH है तो इसके पास भी तो CONH है, तो इसका O अगर ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा तो इसका H नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बना रहा होगा ना। तो एक एक अमीनो एसिड का रेसिड्यू यानी एक एक पेप्टाइड बॉन्ड दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक अपने ऑक्सीजन से एक अपने हाइड्रोजन से। समझ गए? इसीलिए ये वाला ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब क्लियर हुआ क्यों ऐसा है? इसीलिए इसी से पहला अगर गिने, इसी से चौथा गिन सकते हैं। अंडरस्टूड? तो यही कहा जा रहा है कि ये ऐसे अलाइनमेंट में आ जाते हैं कि प्रत्येक प्रथम और चौथे अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और इस तरीके से ये क्या होता है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे देखिएगा ना, वो मेला वगैरह में वो एक जलेबी जैसा स्ट्रक्चर लेता है, उसको लेके ऐसे ऐसे हिलाता रहता है, वो खुलता नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट सर्कुलर रहता है, लेकिन ऐसे ऐसे स्पाइरल रहता है, नीचे की तरफ उतरता है। उसको लेके ऐसे ऐसे खींचता है तो ऊपर आता है, फिर जंप करके नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे। तो आपको नहीं लग रहा है ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है? इस तरीके से ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर में आना चाह रहा है। तो यहां आप दो हाइड्रोजन बॉन्ड से देख रहे हैं कि इसको स्टेबिलिटी मिल रहा है। इसमें अगर कई हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर में आना चाहेगा, आएगा। और इस तरीके से क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पहला टाइप इसमें पूरा होता है। ठीक है, यह है अल्फा हेलिक्स। अब बीटा शीट को देखिए वो कैसा रहता है। यही वो धागा है, इसको ऐसे सजा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ऐसे रखें, मोड़ के रखें ऐसे। ठीक,
इसमें ऑल्टरनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। अगर पहला वाला इधर के पहला वाले से बनाया तो इसका तीसरा वाला इधर वाले अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। उसी तरीके से इसका अगर पहला वाला इधर के साथ बनाया तो इसका दूसरा वाला दूसरे तरफ के अमीनो एसिड के साथ बनाएगा, ठीक है। और इसका तीसरा वाला इधर के साथ बनाया तो चौथा वाला इस तरफ चला गया। यानी कंसेक्यूटिव अमीनो एसिड्स एक ही साइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना रहे, एक इधर बना रहा है तो एक इधर बना रहा है, एक इधर बना रहा है तो एक इधर बना रहा है, समझ रहे हैं। तो ये अगर एक एक्सिस मान ले तो ये अगल बगल दोनों के मतलब दोनों के क्या कहते हैं स्ट्रेचेस को आपस में जकड़ रहा है। ये देखिए तो ये इधर को और इधर को दोनों को अपने से जोड़ के रखे हुए है ना। तो फिर इसके लिए सोचिए तो ये इससे जुड़ा हुआ है तो इससे भी जुड़ा हुआ है, और ये वाला सोचिए ये अगर इससे जुड़ा हुआ है तो ये इससे भी जुड़ा हुआ है। ओवरऑल क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक एक फ्लैट शेप में आ रहा है। जैसे हम लोग किसी चीज को कवर करते हैं उस तरह का कवर जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। जैसे हम लोग शीट बिछाते हैं, कपड़े का शीट या कागज का शीट टेबल के ऊपर, तो उस तरह का नहीं लग रहा है फैला हुआ स्ट्रक्चर इस धागे से। या आप ऐसे देखिए, मॉस्किटो नेट तो देखे ही है। मॉस्किटो नेट में क्या रहता है, अगल बगल बहुत सारे धागे जाते हैं नायलॉन के और उनको आपस में बांध दिया जाता है। तो क्या हो रहा है, एक वाला बगल वाले से, बगल वाला उसके बगल वाले से बंधा हुआ नहीं है, तो धागे आपस में एक शीट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये भी तो वही कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये अमीनो एसिड का चेन एक शीट लाइक सबस्ट्रक्चर बनाने लगे, इसी को कहते हैं बीटा शीट, ठीक है। अब इनको अगर खोल के सीधा कर दीजिए तो तन जाएगा, तो ऐसा ही हो जाएगा ना। नहीं, ये धागा अगर सीधा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। इस धागा को ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, ये तो सिंगल धागा है। पर इस धागे के मोड़ को यहां से जो फोल्ड हुआ, यहां से जो बेंड हुआ, यहां से जो बेंड हुआ, यहां से जो हुआ, बेंड होने के बाद जो एक सेक्शन मिल रहा है, वो सेक्शन आपस में किसी बंधन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे शेयरिंग फोर्स यानी इसे डिस्टर्ब करने वाला फोर्स, फॉर एग्जांपल हवा ही चला, ये खुल जाएगा। पर अगर ये बंद जाएगा, हवा चलने से खुलेगा नहीं। तो कोई केमिकल बॉन्ड चाहिए या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और CONH में आप देखे ही हैं, ऑक्सीजन ऊपर के तरफ तो हाइड्रोजन नीचे के तरफ, है ना। तो ये एक बार इधर बनाया तो देखिए, एक बार ऑक्सीजन इस तरफ आ सकता है तो अगले वाले का ऑक्सीजन उधर जा सकता है। यहां एक पेप्टाइड बॉन्ड हो, यहां एक पेप्टाइड बॉन्ड हो, इस पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन अगर इस तरफ प्रोजेक्ट करेगा तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन इधर प्रोजेक्ट कर रहा है, फिर आगे वाले का इधर प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके आगे वाले का ऑक्सीजन इधर प्रोजेक्ट कर रहा है। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से क्या कर सकता है, जब इधर से ऑक्सीजन जा रहा है उधर से भी तो हाथ मिलाने के लिए हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि उस इस वाले बेंड में, इस वाले फोल्ड में भी तो CONH बॉन्ड वाले होंगे। बात फॉलो कर रहे हैं। ये सीधा चेन है, इसमें हर जगह पे CONH है। ये जब मुड़ेगा तो इधर का ऑक्सीजन इधर के हाइड्रोजन के नजदीक आ सकता है, फिर इधर का ऑक्सीजन इधर वाले का ऑक्सीजन इधर वाले के हाइड्रोजन के नजदीक आएगा, क्योंकि जानते हैं एक तरफ ऐसे होता है तो एक तरफ ऐसे हो जाता है, ऑल्टरनेट जाता है। तो इसीलिए क्या होगा कि ये इस तरह के ऑल्टरनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के अपने आप को शीट जैसे स्ट्रक्चर में भी बदल सकते हैं। और इस शीट को अगर ऐसे मोड़ दीजिए, टनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट बहुत सारे जगहों पे क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन बनाते हैं।
जैसे आप पढ़े हैं ना, वाटर के पास करने के लिए एक्वापोरिन होता है। ग्लूट के बारे में पढ़े होंगे, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज के आने जाने का रास्ता बनता है। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये तो पढ़े ही है। किसमें? नर्वस सिस्टम में। नहीं पढ़े सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, जिसके वजह से नर्वस कंडक्शन हो रहा था। किसमें पाया जा रहा था? न्यूरोलेमा पे, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, जिसमें जब पहले सोडियम चैनल खुलता है तो डिपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होने के लिए पोटेशियम आयन जाता है उस तरफ, तो रिपोलराइजेशन होता है। याद आ रहा है? तो सोडियम और पोटेशियम के आने जाने के लिए चैनल था, वो चैनल प्रोटीन्स कहला रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर चैनल प्रोटीन बना सकते हैं। बीच में एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, या अगर ये ऐसे करके फोल्ड कर जाए, इधर से ऐसे आ जाए, ऐसे, ये चादर है, चादर को ऐसे करके बेंड कर दीजिए, बीच से एक टनल बन जाएगा। तो ये अलग अलग जगह पे कोई कभी ये तो कभी ये चैनल प्रोटीन्स बनाते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के आने जाने के लिए ये रास्ता बनाएगा, और आयंस के लिए जनरली ये बना लेते हैं। समझ में आया? इस तरीके से इनका मेम्ब्रेन पे, सेल में, अलग अलग जगहों पे बहुत सारे यूजेस हैं। कहीं पे ये सिग्नल मॉलिक्यूल के रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। जैसे इंसुलिन आया, सेल समझा कि अच्छा अब हमको ग्लूकोज एंटर कराना है, वो जो सिग्नल जाता है उस सिग्नल के लिए भी इसी तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इंसुलिन को होल्ड करने के लिए, इंसुलिन से रेस्पॉन्स लेने के लिए। तो प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बना? एमिनो एसिड के चेन से, और ये चेन अलग अलग तरीके से फोल्ड होके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? मुख्यतः हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखे, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में यहां तक पढ़ ही चुके हैं। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप्स विथ वन अनदर मेकिंग थ्री टाइप्स। तो पहला हो गया अल्फा हेलिक्स, दूसरा हो गया बीटा प्लेटेड शीट। अब बीटा टर्न देखना है। इस पोर्शन पे गौर कीजिए, ऐसा नहीं लग रहा है ये यू टर्न लिया है? लिया है ना? तो यहां पे पहले और चौथे एमिनो एसिड के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, लेकिन आगे ऐसा ना हो, तो ये कहलाएगा बीटा टर्न। पहले मतलब यहां और यहां के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, उसके बीच में 1 2 3 अमीनो एसिड खाली पड़े रहे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए, ये और ये वाला बनाए और इसको पकड़ के रखे हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। यानी जहां पे अमीनो एसिड का चेन बेंड करता है, अपना डायरेक्शन बदल लेता है, जिधर से आ रहा था उल्टे पांव लौट जाता है, ऐसे जगहों पे यू शेप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, उस यू शेप के स्ट्रक्चर को बनाने वाले को हम लोग बीटा टर्न कहते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? 3 तरह के स्ट्रक्चर्स। एक हो गया हेलिक्स, ऐसे ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, जैसे लोहा का सीरी नहीं उतरता है इस तरीके से गोल गोल होते हुए, तो उस तरह का ये लग रहा है। ये शीट लाइट लग रहा है, और ये हेयर पिन की तरह लग रहा है। हेयर पिन ऐसा ही होता है ना, जिधर से आ रहा था डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यू शेप का होता है। तो ये जो यू शेप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड बीटा टर्न। फिर देखिए, ये बीटा टर्न यहां पे भी नजर आएगा, बीटा टर्न यहां पे भी नजर आएगा, बीटा टर्न यहां पे भी नजर आएगा। तो बीटा टर्न की एक खासियत है, ये वैसे जगहों पर पाए जाएंगे जहां पे चेन का प्रोग्रेस करने का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाए। देखिए, तो ये अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा था, लौट गया तो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहां से अपना डायरेक्शन बदल लिया,
तो इस तरह का जहां पे स्ट्रक्चर बनाए वहां पे हम लोग कहेंगे बीटा टर्न है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न में यही अंतर है कि अल्फा हेलिक्स में पहला और चौथा अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगातार चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, इसमें एक ही बार बनता है। और इसके वजह से क्या होता है, चेन का डायरेक्शन पलट जाता है। ठीक है, ये हो गया बीटा टर्न। अब तीनों को बनाइए, उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें। इधर देखिए, लिखिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, the secondary structure of alpha helix, the secondary structure of alpha helix, beta sheet and beta turn, beta sheet and beta turn, ये बीटा शीट है। The secondary structure of alpha helix, beta sheet and beta turn have a common point, have a common point that, have a common point that they are stabilized, that they are stabilized by hydrogen bonds. They are stabilized by hydrogen bonds. Full stop. Point wise कर लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए। In alpha helix, in alpha helix, every first and fourth amino acid, in alpha helix, every first and fourth amino acid join together, every first and fourth amino acid join together by hydrogen bond, by hydrogen bond, giving it a helical shape, helical, HELICAL, helical shape, giving it a helical shape. फुल स्टॉप के बाद अगला पॉइंट बनाइएगा। इन बीटा शीट, in beta sheet, the hydrogen bonds are formed between the hydrogen bonds are formed between adjacent, adjacent मतलब अगल बगल, adjacent, adjacent stretch, 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 adjacent stretch in alternate manner। यहां देख लीजिए, एक इधर बना है तो एक इधर बना, तो अगल बगल के स्ट्रेच के बीच में क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट मैनर पे बन रहा है। in between adjacent stretch in alternate manner, giving it a, इसको प्रदान करता है क्या, giving it a sheet like structure, giving it a sheet like structure। So its name is beta sheet। फुल स्टॉप। थर्ड में लिखिएगा अगले पॉइंट में, when a hydrogen bond is formed in such a way, when a hydrogen bond is formed in such a way that, in such a way that the
direction of that the direction of the chain, direction of the chain changes to opposite, direction of the chain changes to opposite, उल्टा हो जाता है, डायरेक्शन ऑफ द चेन चेंजेस टू ऑपोजिट, इधर आ रहा था अब इधर जाने लगा, टू ऑपोजिट, एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड ओनली. Hydrogen bonds are formed between first and fourth amino acid only. For once, एक बार, for once, amino acid only, for once, then it is beta turn. Then it is beta turn. ठीक है. अब देखिए इनके बीच में प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, tertiary structure of protein formed by the combination of different secondary structures. They are said to be of two kinds. Motif and domain. यहां तक नोट कीजिए. देखिए ये देख रहे हैं दोनों में ये कांस्टेंट रीजन आ रहा है. दो हम स्ट्रक्चर बनाए लेकिन दोनों में ये पार्ट यहां से यहां तक का पार्ट कॉमन है ना. कॉमन पार्ट्स. पर हम पाते हैं क्या आगे चल के ये दूसरे तरीके से चला जाता है और ये दूसरे तरीके से जाता है, या ऐसे ऐसे बना रहा है, ये ऐसे ही रह जाता है. तो ये दो अलग प्रोटीन्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें एक पार्ट कॉमन है. तो कहा जाता है ये कंजर्व्ड, ये फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो एक से अधिक प्रोटीन में पाए जा सकते हैं. ठीक है, पर हो सकता है जो दोनों में पाए जा रहे हैं
ये दोनों प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक एंजाइम है, ये कोई एक अलग एंजाइम है, दोनों मान लेते हैं क्लीवेज करता है, कटिंग करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन ये मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का, मान लेते हैं ग्लूकोज का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, या ऐसा मान लेते हैं कि ये लैक्टेज है, तो लैक्टोज में कैसा बॉन्ड रहता है, अल्फा 1,4 या बीटा 1,4? बीटा 1,4 है ना। तो ये शुगर यूनिट्स को पकड़ने वाला है, बीटा 1,4 बॉन्ड तोड़ेगा, और सेल्यूलेज उसमें कैसा बॉन्ड रहता है, सेल्यूलोज में बीटा 1,4, तो दूसरा एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला है, तो दोनों ही बीटा 1,4 तोड़ रहा है। तो बीटा 1,4 तोड़ने के लिए मान लेते कि यही सीक्वेंस चाहिए, ऐसा ही अरेंजमेंट चाहिए चेन का, तो है, लेकिन ये सेल्यूलोज को तोड़ने वाला है और ये लैक्टोज को तोड़ने वाला है। और समझ गए? तो कहने का मतलब है कि एक जैसा स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा एक से अधिक प्रोटीन में पाए जा सकते हैं एक कॉमन फंक्शन करने के लिए, पर वो फंक्शन किस में अप्लाई होगा ये डिपेंड करता है वो प्रोटीन कहां के लिए। बात समझ गए? तो इन नटशेल आप ऐसे समझिए कि ये पूरा का पूरा एक डोमेन है, यहां से यहां तक, है ना। ये एक बड़ा सा डोमेन है जो कि एक कांस्टेंट रीजन लिए हुए है, जो कि बगल वाले दूसरे प्रोटीन के साथ भी मैच कर रहा है। और दोनों में खास बात क्या है कि ये एक विशेष प्रकार के बॉन्ड को क्लीव करता है, ठीक है। तो ये कंजर्व रीजन हो गए मोटिफ, और ये अलग काम करने वाला, ये अलग काम करने वाला, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। यानी एक डोमेन बड़ा सा कोई स्ट्रक्चर है जिसमें एक या एक से अधिक मोटिफ हो सकता है, ठीक है। पर मोटिफ वो कांस्टेंट स्ट्रक्चर है जो किसी खास काम को पूरा करने के लिए बनता है, ठीक है। और एक आसान एग्जांपल देते हैं। एक मोटिफ है, वो सिर्फ हथौड़े से कांटी ठोकता है। रियल टाइम एग्जांपल लीजिए, एक मान लीजिए ऐसा मोटिफ है जो कि हथौड़े से कांटी ठोकता है। अब ये कांटी हमको इस फ्लोर पे ठोकना है, दीवार पे ठोकना है, कि बेंच पे ठोकना है, कि घड़ी टांगने के लिए ठोकना है, ये डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कांटी ठोकना है, पर कांटी ठोकने के लिए अलाइनमेंट हाथ का और हथौड़े का जो चाहिए वो तो सब में फिक्स होगा, पर काम करने वाले लोग अलग अलग होंगे। जो एसी टांगने वाला है वो आके आपके दीवार पे कांटी ठोकेगा, और जो दीवार पे कांटी ठोकने वाला है वो आके आपका घड़ी टांगेगा। सबका अलग अलग काम है। तो इन सबों में कॉमन फीचर क्या है कि वो कांटी ठोकते हैं। दिस इज कंजर्व, दिस इज मोटिफ, फाउंड इन वेरियस काइंड्स ऑफ पर्सन, ठीक। पर हर पर्सन अलग अलग काम कर रहा है, ये उनका डोमेन है, वर्क डोमेन, ये इनका वर्क डोमेन है, ये इनका वर्क डोमेन। अब इस आदमी को रिप्लेस कर दीजिए प्रोटीन से। हर प्रोटीन का अपना अपना काम का डोमेन है, पर उस डोमेन में एक कॉमन फंक्शन जरूर पूरा किया जाता है। वो हो गया जिसके वजह से वो कॉमन फंक्शन पूरा किया जा रहा है, उसमें वो कंजर्व सीक्वेंस आने चाहिए, और वो हो जाएंगे मोटिफ। और समझ में आ गया? एक से अधिक डोमेन में, मतलब एक डोमेन में एक से अधिक मोटिफ आ सकते हैं, पर मोटिफ वो होते हैं जो खास काम करने के लिए होते हैं, प्रोटीन के किसी खास फंक्शन को पूरा करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये मोटिफ किन से बनते हैं? इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से। देख रहे हैं कहीं पे ये ऐसा नहीं लग रहा है ये बीटा शीट जैसा है, तो दोनों में अगर हम बीटा शीट बनाए हैं और बराबर बराबर एमिनो एसिड के चेन का बीटा शीट बनाए तो मोटिफ बन गया, कॉमन कॉमन मोटिफ, ठीक। यहां पे देख रहे हैं अल्फा हेलिक्स है, इसमें नहीं है, तो इसमें एक से अधिक मोटिफ है, इसमें एक ही मोटिफ है, पर ये पूरा का पूरा एक डोमेन बनाए हुए है, एक काम करने का हिस्सा। तो एक डोमेन में एक से अधिक मोटिफ हो गया, पर मोटिफ वो है जो एक खास काम करता है। और समझ में आ गया?
तो डोमेन और मोटिफ जो है वो नाम है प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स के। डोमेन किसी खास मतलब एक काम को करेगा, एक फंक्शन को, एक पर्पस को सॉल्व करेगा, और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मोटिफ के अंदर रहता है। क्लियर? एक से अधिक मोटिफ मिलके एक काम कर सकते हैं। मान लेते एसी टांगना है, एसी टांगने में वही हथौड़े से कांटे ही ठोकना है, पर एक आदमी कर लेगा, एक से अधिक आदमी चाहिए। तो उन दोनों आदमी को मिलाकर अगर एक प्रोटीन इमेजिन करें तो दो तरीके से दो लोग हथौड़ा से चला रहे हैं ठोकने के लिए, तो उसके पास मोटिव का डुप्लीकेशन हो गया। तो एक डोमेन में एक से अधिक मोटिव हो सकते हैं, पर दीवार पे कांटे ठोकने के लिए तो एक ही आदमी काफी है, उसमें सिंगल डोमेन है, सिंगल मोटिव है। इसमें एक डोमेन में डबल मोटिव है। समझ गए? ये रिलेशनशिप होता है मोटिव और डोमेन के बीच में, और ये बनाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब मोटिव और डोमेन बनते किसके वजह से हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आया होगा। क्लियर? लिखिए, द मोटिव इज द, यहां तक हो गया है ना? द मोटिव इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, motif is the kind of structure fixed for a particular function. Motif is the kind of structure fixed for a particular function. Fixed for a particular function. It is formed by combination of secondary structures. It is formed by combination of secondary structures. Full stop. पैरा चेंज कर लीजिए। A domain is larger structure than a protein. A motif. A domain is a larger structure than a motif. It can contain single or multiple motifs. It can contain single or multiple motifs. Full stop. फिर पैरा चेंज कीजिए। मल्टीपल मोटिव्स, MOTIFS, मोटिव्स। फुल स्टॉप। पैरा चेंज कीजिए। When the domain and motifs are proper, it gives the tertiary structure to a protein. When the domain and motifs are proper, जब ये सही हैं तो ये प्रोटीन को उसका प्रॉपर टर्शियरी स्ट्रक्चर देता है। It gives the proper tertiary structure. It gives the proper tertiary structure to the protein. ठीक है? It gives the proper tertiary structure to the protein. This is also, full stop के बाद, this is also the functional structure. This is also the functional structure of the protein. This is also the functional structure of the protein. हो गया? टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बना? तो टर्शियरी स्ट्रक्चर किसी प्रोटीन का फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो प्रोटीन बेकार हो जाता है, ये काम का नहीं रहता। जैसे अंडा उबालते हैं तो उसका व्हाइट वाला जो है वो प्रोटीन है, वो एल्ब्यूमिन है। अंडा कच्चा में एल्ब्यूमिन कैसा रहता है? लिक्विड रहता है। गर्म हो जाता है तो क्या होता है? वो सॉलिड हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जब गर्मी लगती है, लू लगता है, लू चल रहा होता है, तो हम लोग को
अपनी बॉडी को ठंडा रखना चाहिए, ज़्यादा गर्मी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड में भी एल्ब्यूमिन है और उस हाई टेम्परेचर वो भी सॉलिडिफाई होने लगेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा और ये घातक हो जाता है। पर आप ये बताइए, जो बॉयल करने के बाद आप अंडा का वाइट वाला पोर्शन, एग वाइट जो है सॉलिड हो जाता है, फिर लाख कोशिश कीजिए वो लिक्विड बनता है क्या? तो एक बार वो बिगड़ गया, इट इज फॉर ऑल, हमेशा के लिए बिगड़ गया, फिर वो अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन में कभी वापस नहीं है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही सेंसिटिव होता है, और जब टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रॉपर रहता है तभी प्रोटीन फंक्शनल रहता है। कोई भी ऐसा चीज जो टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे वो प्रोटीन को बेकार कर देता है। और याद कीजिए, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ब्लैकमैन थ्योरी, उस समय बताए थे कि देखिए टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। रीजन क्या है? हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं, और इसलिए नहीं कि उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए कि वो बेकार हो जाते हैं। यही कारण है कि उसका मोटिव और डोमेन बिगड़ जाता है। अब समझ में आया? तो देखिए कौन चीज कहां पे जाके फिट होगा, जब हम आगे का पढ़ते हैं तब पीछे का चीज क्लियर होता है। हमको तो हमेशा लगता था कि हम क्लास 7 से क्लास 8 में जब पढ़ने गए, वो ये वाला उस समय रटे थे, इसका ये मतलब होता है। फिर 8 में पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर 9 में जब गए तो पता चला ओ अच्छा ये था, इसी के लिए ऐसा हो रहा था। ये बताइए, हमको उस समय याद करना पड़ा। तो हर बार ऐसा महसूस होता था कि हम आगे का जब नॉलेज ले लिए तब पीछे का चीज आसान हो गया। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग जो फोटोसिंथेसिस और डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स देखे बायोमॉलिक्यूल्स के वजह से, वो सारी चीजें हम लोग को अब समझ में आ रही हैं। दिस इज द रीजन। और इसके वजह से बहुत सारा चीज हम लोग क्लैरिफाई भी किए हैं। ठीक है, तब एक रह गया इसमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर।